हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और क्या हो रहा है? कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? हमारी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो और आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए हम आपके लिए लेकर आते रहें नए नए नॉवेल्स। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नॉवेल बाब एक और मोहब्बत का कि एपिसोड 18, जिसका आपके लिए तहरीर करी है अफशा कंवर। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई में आ रही वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। रात का दूसरा पहर था जब परीनाज को लगा कि कोई उसके पहलू में आकर बैठा है। उसने धीरे से नींद से बोझल खुमार आलूद नज़रें ऊपर उठाईं और कितने ही लम्हे सिरक गए, लेकिन उसने पलक नहीं झपकी। क्यों तंग करते हैं? क्या कसूर है मेरा? फ़कत इतना कि आपसे मोहब्बत की और बदले में मुझे क्या मिला? अकेलापन। हिज्र बनकर डसी ये तवील रातें। अभी मैं पलक झपकूंगी और ये हसीन मंजर धुआं बनकर हवा में तहलील हो जाएगा। बोलते हुए उसका लहजा भर आ गया। खूबसूरत नैन कटोरे पानी से भर गए। मुकाबिल ने बेचैनी से ये मंजर देखा और झुककर बारी बारी उसकी दोनों पुरनम जलती आंखों पर अपने प्यार का मरहम रखा। साईं सरकार, ये उसका गुमा नहीं हकीकत था। शौक में घिरे उसकी आवाज़ सरगोशी से ऊपर ना हो सकी। आई एम सॉरी मेरी जान। उसे नहीं मालूम था कि मुकाबिल ने किस बात के लिए उससे माफ़ी तलब की थी, लेकिन वो उसके यूँ माफ़ी मांगने पर तड़प कर उसके गले लगी और बुरी तरह से जक उठी। तुमसे दूर रहकर जिंदा तो मैं भी नहीं हूँ। नरमी से उसके गिर्द मजबूत हंसा कायम करता वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। जब हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं तो फिर ये दूरी क्यों? उसके सीने से सर उठाकर वो उसकी आंखों में देखती दबे दबे लहजे में शिकवा करना हुई। सब जानने के बाद भी इस शिकवे को मैं क्या समझूं? मेरी मोहब्बत। उसके सर्द लहजे पर वो बेबसी में घिरी बोल उठी तो वो सब भुलाए उसके चेहरे पर झुकाया और नरमी से इस शिकवे को अपने लबों से चुन लिया। तुम्हारी मोहब्बत पर मैं कुर्बान मेरी जान। यह हिजर की घड़ियाँ बेशक हमारे दरमियान तवील सही, लेकिन यकीन जानो जल्द इनका इख्तिताम भी हो जाएगा। वो प्यार से उसे खुद में समूता गंभीर लहजे में बोला तो वो शर्मा कर एक दफ़ा फिर उसके सीने में मुंह दे गई। आप इस वक्त यहाँ हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? वो एकदम सीधी हुई। पहले तो खुद छुप छुप कर मिलने आती थी, तब कोई खौफ नहीं था, तो अब किस बात का डर? वो उसकी फिक्रमंदी पर उसे वापस लिटाता उस पर झुकाया। बाबा सरकार इन दिनों बहुत मोहतात हो गए, सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है उन्होंने। वो परेशानी में घिरी उसे बता रही थी। इस गुर्बत पर उसकी नज़रें झुकी हुई थी, वरना वो मुकाबिल की आंखों में सुलगती आग की तपिश और उसके चेहरे की सख्ती देखकर यकीनन सहम जाती। परीनाज ने हमेशा उसका नरम मोहब्बत भरा रूप ही देखा था। ये जल्लाद वाला रूप यकीनन वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ हुआ है क्या हमारे जाने के बाद? वो उसकी मुश्कबार बिखरी जुल्फ़ों को एहतियात से समेटता मोहतात लहजे में पूछने लगा। मुझे ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिनों से बाबा सरकार का मूड बहुत ख़राब है। सभी की शामत आई हुई है, हर एक से तफ्तीश हो रही है। मुझे लगता है कि उनकी कोई कीमती शय गुम हो गई है और वो उसी का गुस्सा सब पर निकाल रहे हैं। कुछ मुलाजमीन को शायद मार भी पड़ी है। आज सुबह तो अम्मा सरकार को भी ज़रा सी बात पर खूब डांटा। यहाँ तक कि शाम लॉन में खड़े एहतशाम भाई पर चीख रहे थे कि उन्हें वो बंदा हर हाल में चाहिए। वो सादगी में उससे सारी बातें बता रही थी, जो धीरे धीरे उसके बालों में बज़ाहिर उंगलियां चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग किसी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ था। तो मेरा एक काम कर सकती हो परीनाज? इस सवाल पर उसने सिर से नज़रें उठाईं। उसके खूबरू चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी, लेकिन लहजा सर्द सा था। वो उलझन आमीज़ नज़रों से उसे देखने लगी कि ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसकी उसे इजाज़त दरकार है। वो ब्लैक शलवार कमीज़ में इतना वजीह लग रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी नज़र ना लग जाए। आप कहें, बस में हुआ तो ज़रूर करूँगी। आँख के कोने पर छोटी उंगली की पोर फेंक कर उसने वो उंगली नरमी से
اس کے کان کی لو کے پیچھے پھیری اور اس کی تراشی ہوئی شیف پر پیار سے اپنے دونوں ہاتھ رکھتی جان نچھاڑ کرتے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی اس حرکت پر محسوس ہوتا دھیرے سے جھکا اور نرمی سے اس کی تیکھی ناک کی چمکتی لونگ پر اپنے لب رکھ دیے، پھر سیدھا ہوتے اپنے جیب میں دایاں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک نفیس سی ٹیبل کلاک تھا۔ یہ ٹیبل کلاک تمہیں تایا سرکار کے خاص کمرے میں رکھنا ہے، لیکن کسی شیلف یا اونچی جگہ پر۔ کوشش کرنا اس کا رخ سامنے بیٹھنے کی جگہ ہونا چاہیے۔ کر لو گی یہ کام تم؟ اس کی جانب ٹیبل کلاک بڑھاتے ہوئے وہ مکمل سنجیدگی سے اس سے ہدایت کے ساتھ سوال بھی کر رہا تھا تو یہ بہت رسکی کام، لیکن یہ کام اس کے سوا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے سنجیدہ دیکھ کر خود بھی اٹھ کر بیٹھتی، کلاک کو تھام کر غور سے دیکھنے کے بعد اس کلاک کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب پلٹی۔ بابا کے کمرے میں جانا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہ کلاک ان کے خاص کمرے میں ہی رکھا ہوں؟ وہ جھجک کر سوال کرتی خاموش ہو گئی، مبادا اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ مجھ پر اعتبار ہے؟ اس کے نازک خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اس سے سوال در سوال کر رہا تھا، حد سے زیادہ۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے اور میں تو اب محبت کی آخری سیڑھی پر کھڑی ہوں۔ وہ خود نہیں بولی تھی بلکہ اس کے لہجے میں محبت بولی تھی۔ اس کی اس درجہ محبت پر وہ سرشار سا اس سے خود میں سمو گیا۔ اس کی قربت میں ایک سحر تھا جو اسے سب بھلا دیتا تھا اور اس وقت وہ سب بھول جانا چاہتا تھا۔ موبائل کی ہلکی سی وائبریشن پر اس نے لپک کر فون ہاتھ میں لیا اور میسج ریڈ کرتا ایک دم اٹھ بیٹھا۔ پری ناز تھکن سے چور اس کی پیار بھری سرگوشیاں سنتے سنتے سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر شرمگی مسکان کھلی تھی۔ گہری نیند میں تھی تو نیند نہیں ٹوٹی، البتہ وہ کروٹ بدل گئی۔ اسے اب واپس جانا تھا۔ وہ یہاں صرف اپنے کام سے آیا تھا، لیکن عشق نے اسے واقعی نکما کر دیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھا اور فریش ہو کر جلدی جلدی اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتا سوئی ہوئی پری ناز کے قریب آیا اور ہلکا سا جھک کر اس کی کن پٹی چومی۔ میں کبھی تمہارے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ تم میری رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگی ہو، وقت اور حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن تم صرف اور صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اسے سرگوشی نما لہجے میں بلا کی شدت و جنون پنہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے چہرے پر جھکا اور جسارت کرتا تیزی سے اس سے دور ہوتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکل بھی گیا۔ اس وقت بھی حویلی سناٹے میں ڈوبی اپنے اندر اسی کی طرح پراسراریت لیے ہوئے تھی۔ یہ محبت کا کھیل بے شک شروع ہوا تو فقط ایک کھیل ہی تھا، لیکن محبت نے آگ کی طرح بھڑک کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب وہ مر تو سکتا تھا لیکن اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ فجر کا وقت تھا جب مہنور کی آنکھ شدید درد کے احساس سے کھلی تھی۔ یوں لگ رہا تھا درد بدن سے نکل کر سانسوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس نے بمشکل دائیں طرف دیکھا، ملازمہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ نورا سارا دن اسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن رات کو وہ اپنے کوارٹر چلی جاتی تھی۔ ظاہر سی بات تھی، اس کی اپنی فیملی بھی تھی جسے اسے دیکھنا ہوتا تھا۔ رات میں ایک دوسری ملازمہ اس کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ سراج اس کو لے کر بہت پوزیسو ہو گیا تھا۔ پھر اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ اسے تنہا چھوڑا جائے۔ رانی؟ بمشکل اس کے منہ سے نکلا، لیکن وہ یہاں نہیں تھی، شاید نماز کے لیے گئی تھی۔ اس نے سرہانے پڑا فون اٹھایا اور کبکباتے ہوئے کال لاگ کے پہلے نمبر پر کال ملا دی۔ یہ فون بھی اسے سراج نے اس کی سہولت کے لیے دلوایا تھا۔ سراج جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے واش روم سے نکلا تھا، مسلسل بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا، لیکن اسکرین پر مہنور کا نام دیکھ کر اس نے جھپٹنے کے انداز میں کال ریسیو کی تھی۔ سراج؟ درد کی صورت یہ نام اس کے لبوں سے بمشکل ادا ہوا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر یوں لگا جیسے برسوں سے صحرا میں چلتے مسافر کو چند گھونٹ پانی مل گیا ہو۔ وہ منجمد ہی رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل وہ دوڑنے کسی انداز میں اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر درد سے دوہری ہوتی مہنور نے دھندلائی نظروں سے سامنے دیکھا۔
सिराज हवास बाख्ता सा उसके करीब आया था। अम्मा सरकार को बुला दे। वो उसे पकड़कर सीधा करने लगा तो वो चीख पड़ी। वो घबरा कर वापस पलटा और तेज़ी से बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह पीट कर वापस महानूर के पास आया, जो दर्द से निठाल पसीना पसीना हो रही थी। महानूर, संभालो खुद को, हिम्मत करो। वो उसका हाथ पकड़े उसे दिलासा दे रहा था जब अम्मा सरकार कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा बुरी तरह बजने की आवाज़ पर वो परेशान होकर उठी और जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने किसी को ना पाकर हैरान हुई। तभी बराबर वाले कमरे से सिराज की मुतफक्किर आवाज़ पर वो जल्दी से महानूर के कमरे में दाखिल हुई थी। भाई सिराज, गाड़ी निकलवाओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। महानूर की हालत के पेश नज़र वो तेज़ी से बोली थी। लेकिन अभी तो काफ़ी वक्त था, सिराज परेशानी से बोल पड़ा। महानूर की अज़ियत जैसे उसकी दिल को दो धारी तलवार से काट रही थी। मेरे भाई, अल्लाह का जब हुक्म हो, तुम बस देर ना करो। वो उसे उजरत में कहती ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई। 2 दिन पहले ही नूरा से कहकर उन्होंने ये ख़ास बैग रेडी करवाया था। वो वही बैग पकड़े बाहर निकली तो अपने भाई को परेशान हाल महानूर के करीब खड़ा देखा। इसकी शक्ल मत देखो, बच्ची को उठाओ भी, वो अब के उसे डपटती हुई बोली थी। इस तरह की सिचुएशन में वो पहली बार दफ़ा पड़ा था, इसलिए सख्त घबराया हुआ था। उन्होंने अपने भाई को कभी इस तरह परेशान नहीं देखा था जिस तरह वो महानूर के लिए हो रहा था। ऐसा लग रहा था दर्द महानूर को हो रहा है और तड़प सिराज रहा था। अम्मा सरकार ने उसके गिर्द बड़ी सी चादर फैलाई। मेरी बच्ची, थोड़ा हौसला करो, वो उसे प्यार से पुचकारती हुई बोली और साथ सिराज को भी इशारा दिया। वो तेज़ी से आगे बढ़ता झिझक कर उसे थाम कर खड़ा करने लगा। इतनी देर में नूरा और रात वाली मुलाजमा भी दौड़ी चली आई थी। अम्मा सरकार के इशारे पर मुलाजमा ने बैग पकड़ लिया और महानूर ने बमुश्किल 2 कदम ही उठाए, लेकिन एक तेज़ दर्द की लहर पर वो सब के बावजूद चीख पड़ी। सिराज, जल्दी करो, अम्मा सरकार घबरा कर बोली तो सिराज बगैर सोचे समझे तेज़ी से झुककर महानूर को एहतियात से अपनी बाहों में उठाकर बाहर की जानिब चल पड़ा। महानूर ने एक हाथ से उसका गिरेबान और दूसरे हाथ से उसका बाजू दबोच रखा था। सिराज के बाजू पर उसकी उंगलियां गड़ती उसकी तकलीफ़ का पता दे रही थी। गाड़ी में एहतियात के साथ उसे बिठाकर वो तेज़ी से खुले दरवाजे से पैसेंजर सीट पर बैठा था। पीछे रानी और अम्मा सरकार बैठ चुकी थीं। बच्चन ने उनके बैठते ही गाड़ी भगाई थी। सिराज रास्ते में महानूर की डॉक्टर को कॉल कर चुका था, इसीलिए वो जिस वक्त हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ का स्टाफ तेज़ी से उसे स्ट्रेचर पर डाले अंदर बढ़ गया। उसे स्ट्रेचर पर भी सिराज ने अपनी बाहों में भर कर लटाया था। उसका हाथ मजबूती से महानूर के हाथ में मुक़य्यद था, लेकिन मखसूस रूम के अंदर जाने से पहले सिराज ने उसकी मजबूत गिरफ्त से बमुश्किल अपना हाथ नरमी से खींचा और उसे अल्लाह के हवाले कर दिया। महानूर कैसी है? नर्स को तेज़ी से बाहर निकलता देखकर वो सख्त मुस्तरब सा उससे पूछने लगा। सर, थोड़ा वेट कर लें, फिर सब पता चल जाएगा। उसके प्रोफेशनल लहजे में कहने पर वो बुरी तरह भड़का था। क्या मतलब है पता चल जाएगा? तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है क्या? एक तो उसकी बारो पर्सनैलिटी, ऊपर से उसका तेज भरा अंदाज देखकर नर्स ने सहम कर अम्मा सरकार को देखा। तुम जाओ बेटी, अपना काम करो। उनके नरम लहजे पर वो जान खलासी होने पर तेज़ी से वहाँ से निकली थी। भाई सिराज, सुकून से बैठ जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह ने औरत को इतनी ताकत दी है कि वो इस मरहले से निकल आती है। बस दुआ करो अल्लाह अपना करम करे। वो मुसलसल परेशानी से टहलते सिराज से मुखातिब हुई। वो अंदर दर्द से तड़प रही होगी और मैं यहाँ आराम से बैठ जाऊँ? वो बालों में हाथ फेरता ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। ज़िंदगी में वो कभी इतना बेबस नहीं हुआ था जितना वो खुद को इस वक्त बेबस महसूस कर रहा था। उसके लब मुसलसल हिल रहे थे। वो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ता गायबाना महानूर पर फूंक रहा था जब किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ। उसके फाड़ खाने वाले लहजे पर वो सिराज को अपने गले लगा गया। मामू यार, हिम्मत करें, मामी की परेशानी में तो आप अपने शेर पर खुद ही शेर बनकर धाड़ रहे। उसके शरारती लहजे पर सिराज ने एक धमोका उसकी कमर पर जड़ दिया। बकवास मत करो, रात फिर से कहाँ गायब थे? वो उससे अलग होता सख्ती से पूछने लगा। इल्म तो होगा आपको, मुझसे पूछ कर क्या करेंगे?
اس کی شان بے نیازی دکھانے پر سراج نے اسے تیز گھوری سے نوازا۔ ادھی سرکار کی بدولت بچت ہو گئی، ورنہ میں اچھے سے تمہاری کلاس لیتا۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے خود کو خطرے میں نہ ڈالو، لیکن تم تو جہاں خطرہ ہو وہیں بے دھڑک کود جاتے ہو۔ ان کے دبے دبے غصے پر وہ مسکرا کر جان نثار نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مامی کے کیا حال ہے؟ بہرام سم رو، منہ بند کرو، وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اور اسی وقت ڈور اوپن کرتی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ بہت مبارک ہو سراج صاحب، ماشاءاللہ، اللہ نے رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سراج نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا۔ مہنور کیسی ہے؟ اس نے کوشش تو بہت کی، لیکن لہجہ پھر بھی بھاری ہو گیا۔ اس دوران اماں سرکار بھی اٹھ کر ان کے پاس آ چکی تھیں۔ ماں اور بچے بالکل فٹ ہیں، کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ مل لیجیے گا، وہ پروفیشنل انداز میں کہتی، ایک دفعہ پھر انہیں مبارکباد دیتی آگے بڑھ گئی۔ اماں سرکار اپنے بھائی کی کیفیت سمجھ رہی تھیں، تبھی پیار سے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرا۔ اب کیا یوں ہی بت بنے کھڑے رہو گے؟ جاؤ ماں بچوں کا صدقہ دو، خوشی کا موقع ہے تو ہم سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بہرام سے مخاطب ہوئی تو وہ سر ہلاتا تیزی سے ایک طرف آ کر بچر کو کال کرتا اسے ہدایات دینے لگا۔ ان تینوں کے ٹکٹس وغیرہ آ گئے تھے اور کل رات کی ان کی سیٹس کنفرم تھیں۔ ساقی بذات خود تمام ڈاکومنٹس اس کے حوالے کر گیا تھا۔ بہرام سے نکاح کے بعد سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک لحاظ سے تو یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ وہ ان دنوں کافی مصروف تھا اور اس دن کی اس کی شدتوں کے اظہار کے بعد وہ خود بھی اس سے کترا رہی تھی۔ ایک طرف دل ان تینوں کے اتنے دور جانے سے بھاری ہو رہا تھا تو دوسری طرف دل کو یہ اطمینان بھی حاصل تھا کہ علاج کے بعد اس کا بھائی بھی ایک نارمل زندگی گزار سکے گا۔ اس کی زندگی بدلنے والی تھی اور اس بدلاؤ سے وہ اندر ہی اندر سخت خائف بھی تھی۔ اس وقت وہ انہی سوچوں میں گھری تھی۔ اشفاق صاحب نے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ وہ ٹریول سوٹ کیس میں ان کے کپڑے ترتیب سے رکھنے کے بعد ان کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ غیر حاضر تھا۔ اتنی خاموش کیوں ہو بچے؟ ان کے سوال کرنے پر ایمل کے پیکنگ کرتے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ ایک دم سب چھوڑ چھاڑ کر ان کے بازو سے جھوٹ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ منہ بسورے آنکھوں میں نمی لیے انہیں 5 سالہ ایمل لگی، جو اسکول کے پہلے دن بھی یوں ہی ان سے سوال کر رہی تھی۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ سدا سے پرائی ہوتی ہیں، بالکل ایک مہمان کی طرح۔ والدین ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اس پری کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ایک دن ایک دیو آتا ہے اور اس پری کو قید کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اندر آتے شجاع نے شرارت سے ان کی بات اچکی تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ آپ اتنے چارمنگ بندے کو دیو سے ملا رہے ہیں، بہت غلط بات ہے شجاع۔ شبنم نے جھٹ بہرام کی سائڈ لی۔ اتنے پیارے بندے کو وہ ایک دیو سے ملا رہا تھا، مطلب حد ہی تھی۔ یہ رخصتی کی دلہن ابھی سے بنی ہے، کل کے دن کے لیے بھی کچھ آنسو بچا کر رکھے۔ شجاع کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایمل کے حصہ رو دینے پر وہ سب بری طرح بوکھلائے تھے۔ ارے یار آپو، اب چپ بھی کریں نا۔ اچھا آپ کو ہمارے جانے کا دکھ ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم نہیں جاتے۔ اب کہ اس نے پیترا بدل کر سنجیدہ لہجہ اپنایا، کیونکہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایمل یوں خاموش ہوئی جیسے بولنے والے ٹوائے سے سیل نکال دیے ہوں۔ خبردار جو ایسی بکواس منہ سے بھی نکالی۔ وہ ایک دم غصے سے بھڑکی۔ بے شک میرا دل تم لوگوں کے دور جانے کے خیال سے بوجھل ہے، لیکن میں بے انتہا خوش بھی ہوں۔ میرے لیے تمہاری صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے دیکھنا ہم سب کا دیرینہ خواب ہے، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ ملنے والا ہے تو خبردار جو منہ سے الٹی سیدھی بات نکالی۔ بچپن میں تو اپنی شرارتوں کے سبب مار کھاتے تھے، کیا اب ایسی باتوں کی وجہ سے مار کھاؤ گے؟ اس کے تنبیہی لہجے پر وہ تینوں ہی آسودگی سے ہنس پڑے تھے۔ میں بھی جلد از جلد صحتیاب ہونا چاہتا ہوں تاکہ بہرام بھائی کے دیے گئے گفٹ سے فائدہ اٹھا سکوں۔ سب کی موجودگی میں وہ شبنم کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا زمائنے لہجے میں بولا تو شبنم کا خفت اور شرمندگی کے مارے برا حال ہو گیا۔
बहनाम ने कौन सा गिफ्ट दिया है? अशफाक साहब हर चीज़ से अनजान ताहिर भरे लहजे में बोले। उनकी बात सुनकर जहाँ शुजा की मुस्कुराहट गहरी हुई, वहीं शबनम ने सेकंड नहीं लगाया था वहाँ से निकलने में। दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। अपने तपते गालों को थपथपाते उसने घुटकर सोचा और सीधी किचन की तरफ चली आई ताकि डिनर टेबल पर सेट कर सके। शादी के बाद उसने शुजा का एक अलग ही रूप देखा था, लविंग, केयरिंग और हद से ज़्यादा रोमांटिक। वो अम्मा सरकार के साथ रूम में दाखिल हुआ तो वो जर्द चेहरे के साथ निढाल सी बेड पर आंखें मूंदे लेटी हुई थीं। आहट पर उसने आंखें खोली तो नज़रें सीधी सिराज की नज़रों से टकराईं। उसकी आंखों में भड़कते मोहब्बत के शोले की तपिश को महानूर ने शिद्दत से महसूस किया तो वो सिरत से अपनी निगाहें फेर गई। उसका यूँ नज़र चुराना न जाने क्यों सिराज के दिल को सुकून दे गया। मेरी बेटी कैसी है? वो उसके करीब बैठकर शफकत आमेज़ लहजे में उसके सर पर हाथ फेरती पूछने लगी। ठीक हूँ मैं बेगम सरकार, वो नकाहा ज़दा लहजे में हल्के से मुस्कुराई। अम्मा सरकार कहो, वो प्यार भरी सर्जनिश करती उसे टोक गई। सिराज अब तक वहीं रुका था, अलबत्ता महानूर उसकी नज़रों की तपिश से जज्ब ज़रूर हो रही थी। तभी रूम के अधखुले दरवाजे से बहनाम दो गुलाबी कंबल में लिपटे नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक नर्स भी आई थी जिसके हाथ में बहनाम का दिया मिठाई का डब्बा था, जिसे उसने रूम में रखी टेबल पर रख दिया और वापस पलट गई। मामू सरकार, आपके सब्र का समर, उसने खुशी के खनकते लहजे में कहते एक गुलाबी कमल में लिपटा वजूद उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने बहुत एहतियात से उस नन्हे वजूद को अपने सीने से यूं लगाया जैसे वो उसके अपने ही जिगर का टुकड़ा हो। बहनाम ने देखा सिराज के हाथ कँपा रहे थे। उसे औलाद की बड़ी हसरत रही थी, लेकिन जब उसे डॉक्टर ने ये रूह फरसा खबर दी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता और ऐसे में उसकी मोहब्बत भी उससे मुंह मोड़ गई तो वो टूट गया था। उसने अल्लाह से कई शिकवे भी कर डाले थे, लेकिन आज अभी इस लम्हे वो अपने रब की मसलहत समझ चुका था। हर इंसान दुनिया में दूसरे इंसान के वसीले के तौर पर भेजा गया है और अल्लाह ने उसे इन बच्चों का वसीला बनाया था। तशक्कुर के एहसास तले उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका रब कितना रहीम व करीम था। इस नन्हे मुन्ने गुलाबी वजूद ने मुंह बसोरे कड़वा सा मुंह बनाया और अपनी आंखें खोल दी। वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे यूं देख रहा था कोई घूर रहा हो। उसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी जबकि हाथों की दोनों मुट्ठियां भिजी हुई थीं। अरे, इसके तेवर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी गोद में लिया तो तुम्हारा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो खुशगवार लहजे में बोलता हल्का सा झुका और उस नन्हे फरिश्ते के माथे पर शफकत भरा बोसा दिया। अरे बस भी करो, दोनों मामू भांजे अपनी महफिल जमाए हुए। अम्मा सरकार के गुस्से होने पर वो दोनों ही बेड की तरफ बढ़े थे। बहुत मुबारक हो मामी सरकार। वो भी बहनाम सुमरू था, अपने नाम का एक ही पीस। कोई रिश्ता ना होते हुए भी वो धड़ल्ले से रिश्ता बना गया था। उसकी बात सुनकर महानूर को करंट लगा। उसने सटपटा कर सिराज की जानिब देखा, जो खुद भी खफत का शिकार अपने भांजे की गौहर अफशानी पर उसे कड़ी नज़रों से देख रहा था। अम्मा सरकार ने अलबत्ता तासुफ भरे अंदाज में सर दाएं बाएं हिलाया था। इसका कुछ नहीं हो सकता था। अम्मा सरकार, ये हमारी प्यारी नाजुक सी गुड़िया है। उसने अपनी गोद से बच्ची उनकी गोद में मुंतकिल करते मुस्कराकर बताया। और ये जो मामू सरकार की गोद में महविस सराहत जनाब एंग्री बर्ड बने हैं, ये प्रिंस है और नखरे भी प्रिंस वाले ही हैं। बहनाम के तारुफ का अंदाज ऐसा था कि वो तीनों मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। अम्मा सरकार ने बारी बारी दोनों बच्चे महानूर की गोद में दिए तो वो उनके माथे से माथा जोड़े शिद्दत से रो पड़ी। अरे क्या बेवकूफ़ी है महानूर, खुशी के मौके पर भी भला कोई यूँ रोता है। अम्मा सरकार ने उसे प्यार से डपटा तो वो चुप हो गई, लेकिन आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हुए। सिराज को उसका रोना बेचैन कर गया। इतनी दूर क्यों खड़े हैं? करीब जाकर उनके आंसू समेट क्यों नहीं लेते? मुझे अभी ऐसा कोई हक हासिल नहीं है। उसकी संजीदगी से भरपूर सरगोशी पर वो भी उसी के अंदाज में बोले।
तो हासिल करने हक भी। इन्हें और उनकी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ भरी ज़िंदगी की अशद ज़रूरत है, और वो तहफ़्फ़ुज़ आपके अलावा कौन इन्हें दे सकता है। बहराम की बात पर उसने सामने देखा, जहाँ महानूर चेहरे पर ममता का नूर लिए अपने बच्चों को प्यार कर रही थी, और वो दोनों आंखें वाक़ई इश्तियाक भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहे थे। बच्चों को शहद कौन चटाएगा? ये निकाह मैं करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि एक और बहराम सोमरू हमारी नाक में दम किए रखे। उसकी बात अम्मा सरकार रद्द करती हुई बोली, लेकिन बहराम तब तक शहद की बोतल में शहादत की उंगली डुबोकर बच्चे के मुंह में दे चुका था। या अल्लाह, ये लड़का नहीं सुधर सकता। वो बस इतना ही कह सकी। अलबत्ता बच्ची को महानूर ने अम्मा सरकार से शहद चटवाया था। भाई सिराज, बच्चों के कान में अजान दो ताकि इन्हें भी इल्म हो कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। उनकी बात सुनकर सिराज ने इस बात में सर हिलाया। वो बावजू था, इसीलिए अपनी जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला और अपने सर पर बांध दिया। उसने बारी बारी उन दोनों बच्चों के कान में अजान दी थी। महानूर ने पूर्णम आँखों से इस खूबसूरत मंजर को अपनी आँखों में बसाया। जो अपने थे वो गैरों से भी बदतर निकले, और जो गैर थे वो अपनों से भी बढ़ कर निकले। सच है कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। एहसास मर जाए तो अपने भी गैर बन जाते हैं, और यही एहसास किसी गैर को भी अपना बना लेता है। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नए एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।